नमल। जब समर घर आई तो कमरे में वो सोफे पे टांग जमाए बैठा घुटने पे रखे लैपटॉप पे काम कर रहा था। आहट पे भी नज़रअंदाज करता काम करता रहा। कल मैं जाऊंगी डॉक्टर तोकीर से मिलने, जैसा कि हमने डिसाइड किया था। वो पर्स और फाइल्स साइड टेबल पे रख रही थी। अभी कुछ दिन ठहर जाएं। जुमर ने ताज्जुब से उसे देखा। फारिस, नियाज बेग वाले वाक़े को 8 दिन गुजर चुके हैं। आप मज़ीद कितना इंतज़ार करेंगे? अगर तब तक शादी न रहा तो वो लोग उसे नहीं मारेंगे। अगर मारना होता तो ओटी में मार देते। आपने ही कहा था ना। वो टाइप कर रहा था। मगर जो मकसद उन्हें उससे चाहिए वो पूरा हो गया तो वो उसे जिंदा क्यों रखेंगे? वो एक साइंसदान है, एक हसास इदारे का साइंसदान। वो उसे हर मुमकिन काम लेंगे। और चंद दिन की ही तो बात कर रहा हूँ मैं। आगे आपका ही फैसला होगा। वो तीखी नज़रों से उसे देखने लगी। मेरा नहीं ख्याल कि अब फैसले मैं कर रही हूँ। फ़िलहाल तो तुम डिसाइड कर रहे हो कि क्या करना है और क्या नहीं। फारिस ने एक नज़र उठाकर उसे देखा। पता नहीं आप क्या बोले जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि डॉक्टर तोकीर दुबई में है। ज़रा दोनों मियाँ बीवी आ जाएं, फिर हम उनको देख लेंगे। दोनों मियाँ बीवी? उसकी बीवी का क्या जिक्र? और फारिस गाजी की टाइप करती उंगलियां थमी। एकदम रुक कर उसने जुमर को देखा। मेरा मतलब था हम दोनों। नहीं, तुम्हारा ये मतलब नहीं था। वो सामने खड़ी चुभती हुई नज़रों से उसे देख रही थी। तुमने उसकी बीवी का जिक्र क्यों किया? जुमर, मैं सारे दिन का थका हुआ आया हूँ। कि इस वक्त मेरा दिमाग ख़राब करना ज़रूरी है? एकदम गुस्से से उकता कर उठा और लैपटॉप उठाए बाहर निकल गया। वो आंखें सुकेड़ कर उसे जाते देखती रही। फिर मुड़ी तो देखा, सोफे पे उसका वॉलेट पड़ा था। जुमर ने चंद लम्हे के लिए सोचा, फिर वॉलेट उठाया, अंदर झांका। उसमें पैसे थे, चंद एक विजिटिंग कार्ड और एटीएम कार्ड भी। उसने वही निकाला। ऊपर जली हरूफ में लिखा था, फारिस तहीर गाजी। फारिस तहीर गाजी। वो बड़बड़ाई, मुझे तो उसका पूरा नाम भी नहीं मालूम। कार्ड वापस रखकर उसने वॉलेट में ही डाल दिया। फिर वो बेड पे बैठी और सैंडल उतारते हुए सोचने लगी। मुझे उसमें कोई शक नहीं कि वो एक कातिल है। मैं उसमें भी कोई शक नहीं करती कि वो सदी के साथ मुखलिस है। मगर इसके अलावा मैं क्या जानती हूँ फारिस के बारे में? एक कम गो, गुस्से परवर और पुरअसरार शख्स। मगर इससे हटकर फारिस गाजी कौन है? वो सोच में गुम बैठी रही। फिर एकदम वो उठी, नीचे आई तो फारिस नहीं था। बैरूनी बरामदे से आवाज़ें आ रही थी। वो नुसरत के साथ बाहर बैठा था। जुमर दबे कदमों से चलती बेसमेंट की सीढ़ियाँ उतरने लगी। नीचे तहखाना अंधेर पड़ा था। उसने एक ही बत्ती जलाई तो वो वसीह कमरा नीम अंधेर हो गया। वहाँ कोने में एक छोटे से कमरे का दरवाज़ा था, जिसे कोई स्टोर वगैरह। फारिस ने उसको शादी की पहली रात बता दिया था कि बेसमेंट की चाबी वो उसे नहीं दे रहा। इधर जरदाशा की चीज़ें पड़ी हैं। फिर जब हना लोग इधर आकर रहने लगे तो सामान रखने के लिए उसने बेसमेंट खोल दी। मगर ये कमरा, जुमर उसके बंद दरवाजे के सामने आ खड़ी हुई। उसकी चाबी अभी उसने उसको नहीं दी थी। क्या रखता था वो इसमें? अक्सर वो उसे बेसमेंट से ऊपर आते देखती थी। बार बार उसे इस कमरे में जाने की क्या ज़रूरत पड़ती थी? जुमर ने इस कमरे का लॉक घुमाया। वो मुकफ्फिल था। ज़रा धक्का दिया, बेसूद। आप इधर क्या कर रही हैं? आवाज़ थी कि सूर। वो करंट खाकर पलटी। नीम अंधेरे में वो सीढ़ियाँ उतरता दिखाई दे रहा था। चेहरे पे सख्ती थी और आंखों में बरहमी। तहखाने में उस रात अजीब सी पुरअसरारियत बिखरी थी। जुमर 2 कदम पीछे हटी, कमर दीवार से जा लगी। वो कदम कदम चलता उस तरफ आ रहा था। जुमर ने थूक निकला। साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के सारे अल्फाज इस अंधेरे कमरे में खो गए थे। मैं शादी की चीज़ें देखने आई थी। वो उसके ऐन सामने आ रुका। चुभती नज़रें उसकी आंखों पे गाड़ी। शादी की चीज़ें या मेरी? एक कदम मज़ीद करीब आया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, मगर बज़ाहिर गर्दन खड़ा कर बोली, मैं जो भी करूं तुमसे मतलब। वो सर झटक कर साथ से गुजरने लगी कि फारिस ने उसे दोनों कोनियों से पकड़कर एक झटके से वापस दीवार से लगाया। मैंने आपको मना किया था इधर आने से। चबा चबा कर उसको घूरते वो बोला तो जुमर की रंगत जर्द पड़ने लगी। मना किया था या नहीं किया था?
اس کے الفاظ اٹکے۔ جنگل کی وہ رات اور اس کا صاحب غائب ہو گیا۔ وہ پھر سے اس ریسٹورانٹ میں تھی اور وہ اسے کال پہ کہہ رہا تھا وہ بدصورت اور خوفناک باتیں جو اسے کبھی نہیں بھولتی تھی۔ ایک اس دن اسے فارس سے ڈر لگا تھا اور ایک آج رات اسے ڈر لگ رہا تھا۔ تو پھر شرافت کی زبان آپ کے لیے دماغ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ہاں، غصے سے بولا تو زمر کی اس پہ جمی آنکھوں میں گویا سانس روکنے کی کیفیت سمانے لگی، مگر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں دیکھنے آئی تھی تمہاری چیزیں، پھر کیا کر لو گے تم؟ میں تم سے نہیں ڈرتی۔ اچھا، بند کر کے چلا جاؤں آپ کو اسی کمرے میں 2-4 دن کے لیے؟ ڈرتی تو نہیں ہے نا آپ؟ اسے کونیوں سے پکڑ کر جھٹکا سا دیا۔ مجھے مین ہینڈل مت کرو۔ بدقت اس نے اپنے بازو چھڑانے چاہے مگر بے سود۔ میری بات کان کھول کر سنیں زمر بی بی، پرتپش نظروں سے اسے دیکھتے وہ چپا چپا کر بولا، میں جتنا آپ کا لحاظ کرتا ہوں اتنی آپ بڑھتی جا رہی ہیں۔ کسی دن مجھ سے واقعی اپنا قتل کروا کر رہیں گی آپ، اس لیے آئندہ اگر میں نے کبھی آپ کو اپنی چیزوں کے قریب پھٹکتے بھی دیکھ لیا نا تو دیکھیے گا کہ کیا حال کرتا ہوں آپ کا۔ ابھی جانتی نہیں ہیں آپ مجھے۔ جھٹکے سے اسے چھوڑا اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکی، تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ ابا اور سیم کے کمرے سے ملحقہ اسٹڈی روم میں آ کر اس نے دروازہ لاک کر لیا، پھر گہرے گہرے سانس لیتی دروازے سے پشت لگائے آنکھیں بند کیے کتنی ہی دیر کھڑی رہی۔ تمہیں اس سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی زمر، اب بھگتو۔ عادت کے برخلاف اس نے خود کو ملامت کیا۔ کتنی ہی دیر پھر وہ ادھر کھڑی رہی۔ یہ تو طے تھا کل صبح تک وہ واپس کمرے میں نہیں جائے گی۔ آج دوسری دفعہ اسے فارس سے ڈر لگا تھا۔ سعدی یوسف کا وہ کمرہ سجن خاموش پڑا تھا۔ دفعتاً باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آتا دکھائی دیا۔ وہ قدرے لڑکھڑا کر چل رہا تھا، بیڈ کا سہارا لیا اور بیٹھا، پھر بند دروازے کو دیکھا، چند لمحے سوچا اور جھک کر سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھولا۔ اندر ایک پیچ رکھا تھا جو اس نے سنک کے نیچے سے اتارا تھا۔ اس نے یہ پیچ بالکل خشک کر کے ادھر رکھا تھا۔ یہ چند دن بعد وہ اسے نکال کر دیکھ رہا تھا۔ پیچ پہ زنگ لگ چکا تھا۔ سعدی مسکرایا۔ اس نے اپنی گردن کو چھوا جہاں ہلکا ہلکا سا پسینہ مسلسل آیا رہتا تھا۔ اس کا شک ٹھیک تھا، ہوا نم تھی، کچھ زیادہ ہی نم۔ وہ یقیناً کسی ایسے شہر میں تھا جو سمندر سے قریب تھا، اور ہاشم کو لگتا ہے میں بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ پیچ رکھ کر اس نے ٹیک لگائی اور سائڈ ٹیبل سے قرآن اٹھا لیا۔ چہرے کے زخم اب تقریباً منجمد ہو چکے تھے، البتہ وہ پہلے سے کمزور لگتا تھا۔ آج کتنواں روزہ ہے؟ کچھ نہیں معلوم۔ وہ کتنے سپارے پڑھے گا؟ کوئی حساب نہیں۔ کبھی دل چاہتا تو پڑھتا جاتا، کبھی اتنا بیزار اور اداس ہوتا کہ 2 دن قرآن نہ کھولتا۔ سب اس وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ امی چھوٹے باغیچے والے گھر میں افطاری بنا رہی ہوں گی، کبھی ماموں اور پھپھو بھی آ جایا کرتے ہوں گے، اور ابا تو امی اور حنا کے ساتھ رہتے ہوں گے۔ اس نے بھٹکتے ذہن کو قرآن کے صفحات پہ مرکوز کرنا چاہا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ طاؤس پڑھ کر اس نے تحمل سے سورہ نمل وہیں سے کھولی جہاں سے اس روز چھوڑی تھی، اور بے شک ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو علم۔ سعدی کے ابرو ستائشی انداز میں اٹھے، گھر والوں کی یاد محو ہونے لگی۔ واو، اللہ تعالیٰ، اس طرح کی آیات اور یہ شاہانہ انداز۔ دی کنگ آف آل کنگز۔ جب آپ فرماتے ہیں ہم نے یہ کیا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت فخر محسوس ہوتا ہے۔ میں بتوں کو پوجنے والوں، انسانوں کو خدا بیٹا ماننے والوں اور قبروں کو سجدہ کرنے والوں کے سامنے گردن اٹھا کر فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو میرا رب تو یہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، میرے اور اس کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے۔ نرمی سے مسکراتے سر جھکائے وہ کہہ رہا تھا، اور اللہ کی باتیں تو ختم نہیں ہوتی۔ سعدی نے آیات کے الفاظ پہ توجہ دی۔ ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو علم، اور ان دونوں نے کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے فضیلت دی ہم کو بہت سے مومن بندوں کے اوپر۔ اس نے رک کر ذرا سوچا، کتنی امیزنگ بات ہے اللہ تعالیٰ۔ اکثر ہماری فیلنگز میں کئی بچوں میں سے 1 یا 2 بہت لائق نکلتے ہیں۔ ماں باپ اپنی تربیت پہ اتراتے ہیں اور وہ بچے اپنی ذہانت پہ، مگر آپ کہتے ہیں کہ جیسے داؤد علیہ السلام کے
19 बेटों में से सिर्फ एक सुलेमान अलैहिस्सलाम को आपने ख़ास इल्म अता किया था। वैसे ही हर एक को मुझे भी इल्म आपने ही दिया है। इल्म भी आप देते हैं। अगर माँ बाप देते तो सारी औलाद को दे देते, मगर बाकी औलाद को भी आपने ज़रूर कुछ और अता किया होता है। पता है अल्लाह ताला, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, सादी तुम्हें इतना अच्छा कुरान किसने सिखाया? मैं कहता हूँ मुझे मेरे रब ने सिखाया है। आप उसी से इल्म के लिए दुआ करें, वो आपको मुझसे भी अच्छा कुरान सिखाएगा। कैद खाने का वो कमरा इस तपती दोपहर में भी खुले पहाड़ों के मुकाम की तरह ठंडा हो गया था। साथी इर्द गिर्द सब कुछ भुलाए बस इन अल्फाज को पढ़ रहा था। और वारिस हुए सुलेमान दाऊद के, और कहा सुलेमान ने कि ए लोगों, हम सिखाए गए हैं परिंदों की बोलियां और हमें अता की गई हैं हर चीज़। बेशक वो फजल है जो नुमायाँ है। घुंघरैली बालों वाले लड़के की मुस्कुराहट गहरी हुई, और फिल्मी अदाकारों, सियासी लीडर्स और ऐसे तमाम लोग जिनकी वजह शोहरत वो काम है जो अल्लाह को नहीं पसंद, इन सब की परस्तिश करने वाले परस्तारों के सामने गर्दन उठाकर कह सकता हूँ कि देखो, मेरे आबाओ अजदाद ये लोग हैं जो अम्बिया हैं, जो इतनी शान से बात करते हैं। उन्हें अल्लाह ने क्या क्या अता नहीं किया, और उन्होंने अपना इल्म ड्रॉप कर नहीं रखा, बुखल नहीं किया, नेमतों का इतराफ़ किया, और यही शुक्र होता है। और हम लोग, उसकी मुस्कुराहट उदासी में बदली, हमें तो ज़रा सा हुनर आ जाए, हम किसी को बताने की ज़हमत नहीं करते कि कहीं वो हमसे अच्छा ना कर ले। इतने तंग दिल क्यों हैं हम अल्लाह ताला? कमरे में इस वक्त सुकूनियत ही सुकूनियत उतरी थी, ठंडी मीठी सी छाया। वो सर झुकाए आगे बढ़ने लगा, और इकट्ठे किए गए सुलेमान के लिए उनके लश्कर, जिन्नों में से और इंसानों में से और परिंदों में से, तो वो पूरे ज़ब्त से रखे गए थे। साथी ने आंखें बंद करके याद करना चाहा। अल्लाह ताला ज़ब्त किए अल्लाह ताला ज़ब्त के लिए जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, वज़ा, उसका असल लफ्ज़ी मानी मतलब क्या था भला? कुछ दिमाग आजकल सुस्त रहता था, सो ज़रा देर सोचने से याद आया, हाँ, फ़ौज को तरबियतवार हिस्सों में रखना एक दूसरा मतलब भी था। ज़रा जहन पे जोर दिया, शायद रोकना और मना करना। सो बात ये है अल्लाह ताला, आंखें खोलकर वो ज़रा सुकून से अपनी बात समझाने लगा कि जिन्नों और परिंदों को तो रहने दे, सिर्फ इंसानों पे हुक्मरानी करने के लिए, अपना राज कायम रखने के लिए, भले वो घर का हो या किसी इदारे का या पूरे मुल्क का, डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब इस डिसिप्लिन को भी डिसिप्लिन करना चाहिए, ना ज़्यादा रोक टोक हो और ना कम। फिर क्या हुआ? बहुत बार पढ़ी सूरह नमल हर दफ़ा नहीं लगती थी, सो दिलचस्पी से अगली आयत की तरफ आया। यहाँ तक कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम जब आए चूंटियों की एक वादी तक, वो हल्का सा मुस्कुराया। ये चूंटियाँ उसे कितनी पसंद थीं, तो कहने लगी, एक मलका चूंटी, या अय्युहल नमल, ए चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ। ये न हो कि बेखबरी में सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें रोन डाले। अरे वाह, आज की आयत इतनी रीझल आ रही हैं। अल्लाह ताला, मैं तो खुद एक कैद में महसूस कर रहा हूँ। पहले आप, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर चूंटी, हर किसी की अपनी शान है। उसने खुले दिल से सराहा। अब ये चूंटी न डरी, न घबराई, न भागी। उसने पहले बाकी सब सोचा। वो मलका थी, उसने अपनी जमात की खैर ख्वाही चाही, मगर वो ज़हीन भी थी। उसको मामला ज़ैल करना आता था, शोर नहीं मचाया। पूरे वक़ार और पुरतबारी और तहम्मुल से चूंटियों को मुखातिब करके अंदर जाने का कहा। और फिर बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, उसने भी छोटी हरकत नहीं की, बड़ा दिल दिखाया, अच्छा गुमान किया कि अगर बिलफर्ज सुलेमान का लश्कर तुम्हें रौंद भी दे तो बेखबरी में ऐसा होगा। आपसे ऊंचे और बड़े लोग आदतन आपको रौंद कर निकल जाते हैं, अपनी हिफाजत आपको खुद करनी होती है। अल्लाह, पता है क्या, मेरी टीचर कहती थी, नमल ज़हीन फीमेल्स की सूरह है। उसमें एक चूंटी है जो चूंटी होकर भी मलका है, और उसमें एक मलका है जो मलका बिल्किस, वो मलका होकर भी एक चूंटी ही है। देखा जाए तो सारी औरतें एक सी होती हैं, वो किसी के लिए मलका और किसी के लिए चूंटी होती हैं। इस ठंडी छाया वाले कमरे में बैठा वो लड़का उदासी से मुस्कुराते हुए बोले जा रहा था जब दरवाज़ा खुला। सती ने चौंक कर सर उठाया। माया अंदर दाखिल हुई तो उसकी आंखों में बेपनाह हिज़न था।
वो उसके कंधे के करीब आ खड़ी हुई, कुरान उसके हाथ से लेकर साइड टेबल पे धरा, आंखें बंद की, अपने जिस्म पे स्लेब का निशान बनाया। खुदावंद यीशु मसीह, मुझे माफ़ करना। फिर आंखें खोले और उसके ताज्जुब नज़रों से निगाहें मिलाए बगैर एक इंजेक्शन उसके बाजू में पेवस्त किया। वो अभी सवाल भी नहीं कर सका था कि सुई चुभी और फिर एकदम सारी दुनिया साकिन हो गई। मंजर धुंधलाता, फिर वाज़ेह होता, फिर धुंधलाता। वो हिल भी ना सका, उसका जिस्म सुन्न हो चुका था। माया ने उसे लेटा दिया करवट के बल, यूं कि उसका चेहरा दरवाजे की तरफ था और दोनों बाजू उसी सिमत गिरे हुए थे। चेहरा शॉक्ड और साकिन था, जैसे वो बुत बन गया हो, मगर आंखें सब देख रही थी। माया सर झुकाए बाहर निकली और खुले दरवाजे से शादी की बेजान आंखों ने देखा कि एक 3 पीस नफीस सूट में मलबूस वजीह और स्मार्ट सा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके बाल जेल लगाकर पीछे सेट किए गए, कलाई की घड़ी, चमकते बूट, वो सब देख सकता था। किसी ने कुर्सी लाकर रखी और वो शादी के करीब बैठा, टांग पे टांग जमाई, शाहाना अंदाज में कुर्सी की पुश्त पे बाजू फैलाया। हेलो अगेन साथी। हाशिम की आवाज़ भारी होकर उसकी समातों से टकरा रही थी। वो बिना पलक झपके नीम मुर्दा सा पड़ा उसे देखे गया।